अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोलॉजी में एंटीसाइकोटिक्स के टॉपिक के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया का टॉपिक आता है, जिसमें उसकी कुछ ड्रग्स मेंशन की हुई हैं जिनका मतलब इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट में ड्रग्स मेंशन की हुई हैं। ठीक है, अब शिज़ो का मतलब होता है या स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ बेसिकली कि जो थिंकिंग का पैटर्न होता है वो स्कैटर हुआ होता है, और रिसेंटली इट इज़ कैरेक्टराइज्ड कि ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम का मतलब ये है कि डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर इसके सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डिजीज़, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न अक्रॉस द पॉपुलेशन फॉलो कर रही होती है। साइन और सिम्टम्स किसी भी डिज़ीज़ की बात करें, नॉट टॉकिंग मतलब स्पेसिफिकली अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, किसी भी डिज़ीज़ में जैसे अगर फ़ीवर हो गया किसी बंदे को, तो फ़ीवर एक फॉर्म है नॉर्मल प्रोसेस की पॉजिटिव एक्सट्रीम है, क्योंकि टेम्परेचर हम सबका 37 है ना, राइट। तो उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम है फ़ीवर हो जाना। हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया उसकी एक्सट्रीम्स हैं। यूजुअली डिजीज़ के अंदर सिम्टम्स एक्सट्रीम्स ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एक्सट्रीम अपर या लोअर एक्सट्रीम ऑफ नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, वो इट्सेल्फ सिम्टम है। डेल्यूजन का कोई नॉर्मल काउंटर पार्ट मौजूद नहीं है, हेलुसिनेशन का नहीं मौजूद। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच या डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है, और इसके अलावा कैटाटोनिक बिहेवियर होता है। नेगेटिव सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ, यानी हम सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स, अच्छा नहीं, नेगेटिव सिम्टम्स पढ़ते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स की हम बात करें तो उनमें लोअर एक्सट्रीम होती है नॉर्मल फिनोमेना की। ठीक है, फ्लैट इफेक्ट का मतलब होता है कि इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता पेशेंट। पोवर्टी इन स्पीच का मतलब है नॉर्मल बंदा बात कर रहा है लेकिन वो बहुत कम बोल रहा होगा। ठीक है, मोटिवेशन नॉर्मल बंदे के अंदर आ जाती है कभी कभी, ठीक है, पर उसके अंदर मोटिवेशन डिक्रीज़ होगी काफ़ी। ठीक है, कॉग्निटिव साइन एंड सिम्टम की बात करें तो उसमें याद नहीं वो रख सकेगा चीज़ों को, मल्टीटास्कर नहीं होगा, और कॉग्निटिव सिम्टम्स अक्सर डायग्नोस करना या उनको पहचानना मुश्किल होता है। ठीक है, अब इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है कि बंदा स्किज़ोफ्रेनिक है, पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिक है। ठीक है, 5 हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, एक है होल कैटेगरी ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स। इन 6 पॉइंट्स में से अगर कोई से 2 पॉइंट्स एक पेशेंट के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मौजूद हैं, जिसमें 1 मंथ ऐसा है जिसके अंदर एक्टिवली ये सिम्टम्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो हम डायग्नोस कर लेंगे कि पर्सन इज़ पॉजिटिव फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, अब ये होता है मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है। ये बिलीव किया जाता है कि ऐसा इसलिए है बिकॉज डोपामाइन इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद एस्ट्रोजन रेगुलेशन, राइट। ओके, इसके एक्चुअल कॉज हमें नहीं पता, पर इट इज़ सेड कि अर्ली एज के अंदर जिनको इन्फेक्शंस होता है या जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया ज़्यादा होता है। बिसाइड्स दैट इसकी हमें वो भी नहीं पता कि मसला एक्चुअल क्या हो रहा है, बट तो हाइपोथेसिस हैं यानी डिफरेंट अवेलेबल। एक डोपामाइन वाला हाइपोथेसिस अवेलेबल, एक सेरोटोनिन वाला अवेलेबल है। डोपामाइन वाला ये है कि डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर देने से डिज़ीज़ बेहतर हो जाती है, और सेरोटोनिन में भी यही है, सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर देने से बेहतर हो जाती है कंडीशन। बट नॉरएपिनेफ्रीन और गाबा भी किसी हद तक इन्वॉल्व होते हैं। एनीवेज, स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस 3 होती हैं इसकी, प्रोड्रोमल, एक्टिव स्टेज और इसके अलावा रेजिडुअल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज के अंदर मतलब किसी भी डिज़ीज़ की प्रोड्रोमल स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें अभी डिज़ीज़ अपेयर नहीं होती। बेसिकली ये पीरियड होता है, ये वो पीरियड होता है बिटवीन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ दैट डिज़ीज़ एंड एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ीज़। जैसे गला ख़राब होने लगता है तो आपको गले में इरिटेशन फील होने लग जाती है, पर एक्चुअल गला ख़राब और फीवर होते कुछ टाइम लगता है। तो पहले दिन जिस दिन इरिटेशन हुई है गले में, उस दिन से लेकर जिस दिन तक एक्चुअल गला ख़राब हुआ, पूरा पीरियड प्रोड्रोमल पीरियड है। एक्टिव डिज़ीज़ का जो स्टेज होता है उसके अंदर पेशेंट की कंडीशन सिवियर होती है और वो पॉजिटिव साइन और सिम्टम्स जो हैं स्किज़ोफ्रेनिया के उसके साथ अपेयर कर रहा होता है। रेजिडुअल स्टेज के अंदर कॉग्निटिव साइन और सिम्टम्स अपेयर होने लग जाते हैं। ये पिक्चर सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी, वन ऑफ द फेमस पेंटिंग्स, एक डच पेंटर की ये पेंटिंग्स है जिसका नाम है विंसेंट वैन गॉग। अब इसमें क्या है कि ये बंदा स्किज़ोफ्रेनिक था। इट इज़ बिलीव दैट ही वाज स्किज़ोफ्रेनिक, क्योंकि बैक इन 80s या 90s में, 18s 19s में जाए, तब इतनी मेंटल हेल्थ जो मेंटल या साइकोटिक इलनेसेस थी उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं मौजूद थी कि एक्चुअल डायग्नोसिस मौजूद हो, पर देयर आर र्यूमर्स दैट ही वाज स्किज़ोफ्रेनिक। उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते थे और बाकी कुछ सिम्टम्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, उसको ऐसा लगता था कि कोई इसके कान में कह रहा है किल हिम, और फिर ही एंडेड अप कटिंग हिज ओन ईयर। इसको भी आप जानते होंगे, ही इज़ अब्राहम लिंकन और उसकी वाइफ थी मैरी एन टोड, यानी मैरी टोड लिंकन।
उसकी भी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि इट इज़ सेड दैट शी एंडेड अप स्किज़ोफ्रेनिक। एनीवेज, ट्रीटमेंट जो होता है ना इसका, उसमें थेरेपी भी प्रोवाइड करनी होती है, मेडिकेशन भी प्रोवाइड करनी होती है, और साइकोफार्माकोलॉजी को भी देखना होता है कि ADRs यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं और पेशेंट की साइकोलॉजी को किस तरह से मेडिसिन इफ़ेक्ट कर रही हैं। एंटीसाइकोटिक्स जो इसमें देते हैं वो टिपिकल भी देते हैं, एटिपिकल भी देते हैं। टिपिकल को क्लासिक और एटिपिकल को न्यूअर ड्रग्स कहते हैं। अब क्लासिक के अंदर 3 क्लासेस आ जाती हैं, एक है फेनोथायाजीन पोलियमाइन साइड चेन वाली, एक है पाइपराडीन साइड चेन वाली और एक है पाइपराजीन साइड चेन वाली। दूसरी क्लास है थायाजेंथीन्स की और तीसरी क्लास है ब्यूटाइरोफिनोन्स की। न्यूअर ड्रग्स के अंदर फर्दर ड्रग्स हैं जैसे लॉक्सापिन, ओलेंजापिन और ETC। पोटेंसी वाइज भी इनको क्लासीफाई कर लेते हैं। बेसिकली जो थी ना टिपिकल वाली, उनको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, और एटिपिकल वाली को कहते हैं सेकंड जनरेशन। इनको हम जो फर्स्ट जनरेशन वाली है उनको पोटेंसी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर लेते हैं। पोटेंसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन को देखें तो उनमें कुछ हैं लो पोटेंसी वाले, जिसके अंदर क्लोरप्रोमाजीन और थायोरिडाजीन आ जाती है, और फिर है हाई पोटेंसी वाले जिसमें हेलोपेरिडोल, लॉक्सापिन, मोलिनडोन और बाकी भी प्रोनाउंस कर लें खुद ही। कंपैरिजन करते हैं इनका टिपिकल और एटिपिकल का, तो टिपिकल वाली के पास ज़्यादा एफिनिटी होती है डोपामिन रिसेप्टर्स की, एटिपिकल वाली सेरोटोनिन की तरफ ज़्यादा एफिनिटी रखती हैं। एटिपिकल वाली दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट कर रही होती हैं, जबकि टिपिकल वाली सिर्फ पॉजिटिव साइन एंड सिम्टम्स को रिलीव कर रही होती हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स एज वेल एज टार्डेटिव डिस्काइनेसिया टिपिकल के अंदर ज़्यादा होता है, स्पेशली एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स हेलोपेरिडोल के साथ ज़्यादा होते हैं। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, एग्रैनुलोसाइटोसिस, QT प्रोलॉन्गेशन या विथड्रॉल सिम्टम्स टिपिकल के केस में इतने ज़्यादा नहीं होते, जबकि एग्रैनुलोसाइटोसिस ज़्यादा होता है क्लोजापिन के केस में। QT प्रोलॉन्गेशन होती है क्विटापिन और जिप्रेसिडोन के केस में। ये EPS सिम्टम्स का लिखा हुआ है कि क्या होते हैं। EPS मतलब एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स का लिखा हुआ है। ये इसमें रूब्रो, रेटिकुलो, टेक्टो, वेस्टिबुलो स्पाइनल जो हैं ट्रैक्ट्स वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स अपेयर होते हैं, जिसमें एकाइनेसिया, डिस्काइनेसिया, डिस्टोनिक रिएक्शंस और वगैरह वगैरह। इन ड्रग्स को देखते हैं फर्दर। टिपिकल और एटिपिकल की डिटेल में बात करें तो टिपिकल हैं पहले हमारे पास। टिपिकल में है फेनोथायाजीन्स, थायोजेंट्रोफिनोन्स। अब ये सारी जो हैं ये डोपामीन के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखती हैं। जो फेनोथायाजीन्स और थायोजेंथीन्स हैं उनका ब्लॉक कर रही होती हैं अल्फा M और H1 रिसेप्टर को, सेडेशन कॉज कर रही होती हैं और सीजर्स का थ्रेशोल्ड कम करती हैं। ब्यूटाइरोफिनोन्स अल्फा और M ब्लॉकेज करती हैं लेकिन सेडेशन कम कर रही होती हैं। फेनोथायाजीन्स स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, MSS और प्री ऑप सेडेशन के लिए यूज़ हो रही होती हैं, जबकि थायोजेंथीन्स जस्ट स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ हो रही हैं। ब्यूटाइरोफिनोन को देखें तो उसमें भी स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, हंटिंगटन्स कोरिया और टोरेट सिंड्रोम के अंदर यूज़ हो रही है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये जो सारी ड्रग्स हैं टिपिकल हों, एटिपिकल हों, ओरल और पैरेंटरल दे सकते हैं और इनकी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है। फिनोथायाजीन्स और थायोजेंथीन्स में लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। टॉक्सिसिटीज़ की बात करें तो हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया और टार्डेटिव डिस्काइनेसिया पहली 2 क्लासेस में होता है, जबकि एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स ऑल एटिपिकल ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। टार्डेटिव डिस्काइनेसिया थायोजेंथीन्स के अंदर कम होता है। टिपिकल ड्रग्स इनके पास ज़्यादा एफिनिटी होती है एटिपिकल ड्रग्स इनके पास ज़्यादा एफिनिटी होती है फॉर सेरोटोनिन के ब्लॉकर्स के रिसेप्टर्स के लिए, वहाँ पर जाके ब्लॉकेज कॉज करती हैं। ठीक है, इफेक्ट्स में देखें तो वहाँ पर अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं उसमें क्लोजापिन और रिस्पेरिडोन है। M ब्लॉकर्स के अंदर क्लोजापिन, ओलेंजापिन है। H1 ब्लॉकर्स भी होते हैं। यूज़ में देखें तो स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिम्टम्स को रिलीव कर रही हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन आ जाते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए एरिपिप्राजोल देते हैं, और इसके अलावा जो अल्जाइमर और पार्किंसंस डिजीज़ की एजिटेशन होती है उसको भी कम कर रहे होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स पहले डिस्कस कर लिए। टॉक्सिसिटीज़ की बात करें तो एग्रैनुलोसाइटोसिस जो है क्लोजापिन से ट्रीट होती है। डायबिटीज़ और वेट गेन ट्रीट नहीं होती, उसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, डायबिटीज़ और वेट गेन जो होता है साइड इफेक्ट है क्लोजापिन का और ओलेंजापिन का। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया रिस्पेरिडोन का साइड इफेक्ट है और QT प्रोलॉन्गेशन जिप्रेसिडोन का साइड इफेक्ट है। ये एक रिसर्च आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि अब हम बेसिकली इस तरफ आ रहे हैं कि हर पेशेंट के लिए उसका इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्लिनिकल कंडीशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी अपनी चॉइस क्या है। एनीवेज, जो सेकेंड जनरेशन है या जो न्यूअर ड्रग्स थी वो ज़्यादा बेहतर है। साइड इफ़ेक्ट्स उनके कम है, रिलैप्स उसमें कम होता है, और क्लोजापिन दे देते हैं पेशेंट को अगर रिफ्रैक्टरी पेशेंट हो। रिफ्रैक्टरी पेशेंट का मतलब ये होता है कि उसको ट्रीट किया लेकिन स्टिल फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर उसको ट्रीट कर दिया था और दोबारा डिजीज़ अपेयर हो गई है, और स्टिल रिसर्चेस आर रिक्वायर्ड इस फील्ड के अंदर।
for the patient welfare and to reduce the adverse effects.